आज का हमारा टॉपिक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल था 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर आसीन हुआ, जिसका लोकप्रिय विरुद्ध क्रमादित्य था। कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तराधिकार के लिए स्कंदगुप्त एवं उसके बड़े तथा सौतेले भाई पुरुगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था और पुरुगुप्त को परास्त कर स्कंदगुप्त राजा बना। अपने पिता कुमारगुप्त के समय में स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों के विद्रोह और हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की रक्षा की थी। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य पर पुनः संकट के बादल मंडराने लगे और वंश लक्ष्मी लुप्त हो गई। संभवतः उन्होंने गुप्त वंश के अन्य शत्रुओं के साथ मिलकर पुनः भारत पर धावा बोल दिया था। भीतरी स्तंभलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने अपने भुजबल से शत्रुओं को जीतकर विचलित वंश लक्ष्मी को पुनः स्थापित किया और विजय प्राप्त हो गई है, ऐसी घोषणा करता हुआ वह हर्षातिरेक से रोती हुई अपनी माता के पास उसी प्रकार गया जिस प्रकार शत्रुओं का वध करके श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के पास गए थे। हुणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसकी दो भुजाओं ने पृथ्वी को कंपा दिया। जूनागढ़ अभिलेख में भी ये उल्लेख आता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसने मलेच्छों को पराजित किया और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। जूनागढ़ अभिलेख की तिथि अर्थात 455 ईस्वी के पूर्व हुणों की पराजय हो गई थी। हुणों पर विजय के पश्चात स्कंदगुप्त ने साम्राज्य के संगठन एवं रक्षा का प्रबंध किया। जूनागढ़ अभिलेख से प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में गवर्नर नियुक्त करने के पूर्व स्कंदगुप्त को बड़ा विचार करना पड़ा था। अंत में उसने इस पद के लिए पौंड्रदत्त नामक सुयोग्य व्यक्ति को चुना। स्कंदगुप्त भारत का अंतिम सम्राट था जिसने पश्चिमोत्तर सीमांत का पूरा महत्व समझा और उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध किया। स्कंदगुप्त के अभिलेखों तथा अन्य साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक सभी प्रांत अक्षुण्ण रूप से उसके साम्राज्य में थे और सारे भारत पर गुप्तों का आधिपत्य बना हुआ था। स्कंदगुप्त सदैव अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता था। उसका प्रशासन लोक कल्याण के आदर्श से अनुप्राणित था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसके राज्य में अधर्मी, दुखी, दरिद्र, व्यसनी तथा दंडनीय मनुष्य नहीं थे। स्कंदगुप्त की लोकोपकारी नीति का एक ज्वलंत उदाहरण है सौराष्ट्र में गिरिनगर के पास सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। अशोक के राज्यपाल तुषार ने बाद में उसमें से नहर निकलवाई तथा रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसका उसने जीर्णोद्धार कराया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके समय में अत्यधिक वर्षा से झील का बांध पुनः टूट गया। इस झील के भग्न हो जाने से प्रजा को बड़ा कष्ट था। सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पौंड्रदत्त के पुत्र चक्रपालित ने बहुत धन व्यय करके इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त की गणना प्राचीन भारत के महान सम्राटों में की जाती है। वह एक महान विजेता, राष्ट्रोद्धारक, गुप्तवंश की प्रतिष्ठा का संरक्षक तथा लोकोपकारी प्रशासक था। प्रचंड हुणों के आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोहों ने गुप्त साम्राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। स्कंदगुप्त ने अदम्य पराक्रम तथा धैर्य का परिचय देते हुए सभी शत्रुओं को पराजित किया। भीतरी अभिलेख में उसे गुप्त वंश का महत्वपूर्ण वीर कहा गया है और उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की, यद्यपि उसकी सामान्य उपाधि क्रमादित्य है। स्कंदगुप्त ने विशाल साम्राज्य का संगठन किया, उसे अनेक प्रांतों में विभक्त किया और उनमें योग्य गवर्नर नियुक्त किए। उसने जनहित को अपने प्रशासन का आदर्श माना। स्कंदगुप्त स्वयं वैष्णव था। अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है।
अपनी मुद्राओं पर उसने लक्ष्मी तथा गरुड़ के चिन्ह अंकित कराए। अपने पिता की स्मृति में उसने भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठित कराई थी। उसके काल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान का मंदिर निर्मित किया गया। उसके राज्य में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता थी। इंदौर ताम्रपत्र में एक सूर्य मंदिर तथा कौम अभिलेख में जैन तीर्थंकरों की 5 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के समकालीन उल्लेख मिलते हैं। स्कंदगुप्त अंतिम महान गुप्त शासक था और उसकी मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। धन्यवाद।